अर्थ है। आप अक्सर जब खबरों में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर के इतने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, वहां गुजरात में उद्घाटन किया इतने 1000 करोड़ रुपए का, बंगाल में उद्घाटन किया इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश में इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये जो इतने हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका वो कहां से आता है पैसा, और वो क्या है प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट जो है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो बिहार में अभी ये अनाउंस करके गए हैं वो रीपैकेजिंग है, पुरानी योजनाओं को फिर से नई करके बताते हैं, आधी अधूरी योजनाओं को फिर से नया करके बता देते हैं, इतने 1000 करोड़ का लोकार्पण कर दिया, लेकिन वो है कहां। तो ऐसे कई स्टेट के लोग कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी अपनी वाहवाही बताने के लिए जनता में मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया सारी खबरों को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और मीडिया उसको अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि देश में जहां कहीं भी विकास कार्य हो रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। राज्य सरकार जहां भी राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं है, वो केंद्र की तरफ मुंह ताके रहती है, केंद्र कुछ पैसे देगा तो वो काम करेगी, केंद्र राज्य सरकारें काम करेगी, इस तरह का भाव विकसित हो गया। और ऐसा लग रहा है कि देश में जहां कहीं भी कोई काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, कुछ और बन रहा है, नौकरी मिल रही है, तो सब नरेंद्र मोदी की वजह से मिल रही है। ये इस तरह का एक जो है नैरेटिव कर दिया गया है, और इस नैरेटिव को गढ़ने में सरकार के अलावा, भारत सरकार के अलावा जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो भी इसी काम में लगा। लेकिन इसके पीछे इसका सच क्या है, आज इसको समझते हैं। और हमारे साथ है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। चतुर्वेदी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर, इतने साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन जितना विकास कार्य नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बताया जा रहा है, वो हर दिन कहीं ना कहीं जाते और वहां इतने हजार, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़, कहीं 16,000 करोड़, कहीं 8,000 करोड़, जिस स्टेट की जैसे होगा, मतलब जितना बड़ा स्टेट उस हिसाब से घोषणा कर देते हैं। इतना पैसा है हमारे देश में, और इतना पैसा अगर है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग क्यों नहीं अनाउंसमेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह क्यों अनाउंसमेंट करती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है, खास करके वहां जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं, जहां डबल इंजन सरकार नहीं, वहां पे ज्यादा इस तरह की बातें उभर के आती है? क्या इसके पीछे का सच क्या है? सच ये है कि नरेंद्र मोदी खाली योजना प्रधानमंत्री यानी शिलान्यास प्रधानमंत्री होके रह गए। एक्चुअल में योजनाएं नीचे कम आ रही हैं, शिलान्यास ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो घोषणाएं हो रही है ना, ये घोषणाएं इसलिए हो रही हैं कि ये दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे मैं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा रुक के। पहली चीज समझने की है कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे संविधान में जो कि राज्यों के दायरे में आते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि योजना के जो केंद्र के दायरे में आते हैं। केंद्र जिन योजनाओं को राज्यों में लागू करता है उसमें भी 40% पैसा राज्यों का खर्च होता है, केंद्र का सिर्फ 60% खर्च होता है। नरेंद्र मोदी आभास दे रहे हैं, मतलब जहां भी जाते कहीं 31,000 करोड़, कहीं 30,000 करोड़, कहीं 16,000 करोड़। ये जो शिलान्यास और ये जो प्रोपेगेंडा असल में प्रोपेगेंडा, इसके पीछे है कि राज्य सरकारों को निकम्मा घोषित करना और केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को, खासतौर पर मोदी को एकदम सक्रिय, ऐसा सक्रिय कि घर घर की खबर ले, हर राज्य में वो दिलचस्पी है उनकी, ये आभास देना। एक्चुअल में उनकी किसी भी राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी गुजरात में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली जो बुनियादी समस्या है वो ये है कि जो कि नरेंद्र मोदी जिसे नजरअंदाज करते हैं, और प्रोपेगेंडा में खासतौर पर मीडिया को तो ये चीज सामने लानी चाहिए कि भारत जो है वो राज्यों का देश है। भारत जो है केंद्र का देश नहीं है खाली। यहां राज्य हैं और राज्यों की सरकारें हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। वे इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत सारे विकास कार्यों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार है। तो कायदे से होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब किसी भी शिलान्यास को करें उसके पहले
वो राज्य सरकार से कंसल्ट करें। एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं अभी, अगर नरेंद्र मोदी की राज्यों के विकास में इतनी ही दिलचस्पी है केंद्र के जरिए, हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने राज्यों के विकास परिषद की बैठक अभी तक क्यों नहीं बुलाई। राज्यों के विकास परिषद की बैठक बुला के वो कह ही सकते हैं कि हम अगले 1 साल में ये योजनाएं लाने वाले हैं, आप बताइए कैसे लाए। ये कौन सा तरीका हुआ कि एक कुछ ब्यूरोक्रेट 75-70 ब्यूरोक्रेट जिसका कि राहुल गांधी बार बार जिक्र करते हैं, वो पीएमओ में बैठे हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं और वो पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए भेज दी जाती है। और भेजी नहीं जाती है, प्रधानमंत्री उन्हें लेके जाते हैं। ये जो मॉडल है, ये है आर्थिक तानाशाही का मॉडल। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का और लोकतंत्र का एकदम विरोधी मॉडल है। इसका जो हमारे यहां जो अब तक की जो 75 साल के जो कन्वेंशन रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान रहे हैं, उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यकलाप के बीच में जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वे लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें बाईपास कर रहे हैं। तो जब वो शिलान्यास करते हैं तो वो खाली शिलान्यास नहीं करते, वो उद्घाटन करते हैं तो खाली उद्घाटन नहीं करते, बल्कि वे एक और काम करते हैं कि वो ये कि जो संवैधानिक कन्वेंशन है उन कन्वेंशनों का वे खुलेआम उल्लंघन करते हैं और उसे वो अपने प्रोपेगेंडा के जरिए और भव्य मीडिया प्रेजेंटेशन के जरिए उसे ढकने की कोशिश करते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। ये एजेंडा अभी हमारे बीच में आया ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद राज्यों की आर्थिक अवस्था और ज्यादा खराब हुई है। मैं खाली नमूने के तौर पर ले रहा हूं मैं अभी, जैसे कि आपने अपने अभी बताया कि वो जगह जगह शिलान्यास करते हैं, वो करते हैं। अब वो बंगाल गए और बंगाल गए तो वहां उन्होंने करीब 16,000 करोड़ की योजनाएं लोकार्पण की। हम जानना चाहते हैं कि ये लोकार्पण का पैसा राज्य सरकार को क्यों नहीं दिया गया। राज्य सरकार का 1,16,000 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है। 155 बार केंद्र सरकार के अधिकारी वहां पर जाके मीटिंग कर चुके हैं, राज्य सरकार स्पष्टीकरण दे चुकी है, इसके बावजूद वो पैसा रिलीज नहीं किया गया है। 1 दर्जन बार टीएमसी के नेता मंत्री दिल्ली में आके पीएम से मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, लेकिन पैसा रिलीज नहीं किया गया। तो बंगाल में आपकी कितनी दिलचस्पी है? छोटी सी चीज बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर, जिससे कि इस पूरे के पूरे फसाड को और इस प्रोपेगेंडा के ढांचे को समझने की कोशिश करें हम लोग। वो ये कि जैसे एक पीएम आवास योजना है गरीबों के लिए, नरेंद्र मोदी बहुत घोषणा करते हैं जगह जगह उसकी पीएम आवास योजना की कि हाँ हम इतने, अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा ना, हम इतने करोड़ लोगों को घर देंगे। उसमें तो सर उसमें तो और क्लासिक हो गया कि एक दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 3 करोड़ पक्के मकान तैयार है देने के लिए, और ये कह रहे हैं दूसरे दिन 4 करोड़, एक दिन में 1 करोड़। हाँ, अरे वो अभी तो चुनाव तक जाते जाते वो 60 करोड़ कर देंगे। वो उन्हें गिनती करनी नहीं है, उन्हें खाली बोलना है और मीडिया को तहकीकात नहीं करनी है, मीडिया को खाली प्रचार करना है। बंगाल में पीएम आवास योजना के लिए जो राशि घर स्वीकृत किए गए, 11 लाख से ऊपर घर स्वीकृत किए गए जो पीएम आवास योजना के लिए घर बनेंगे, उस आवास के निर्माण के लिए केंद्र के हिस्से का पैसा आज तक जारी नहीं किया गया, 1 फूटी कौड़ी जारी नहीं की गई। राज्य सरकार ने पैसा लगवा दिया। नरेंद्र मोदी को गरीबों की बहुत चिंता है। 7,000 करोड़ रुपया राशन का अभी तक रिलीज नहीं किया गया। राशन बंट रहा है वहां किंतु बंगाल में, लेकिन केंद्र के हिस्से में 7,000 करोड़ रुपया आता है जो कि उन्हें रिलीज करना चाहिए, उन्होंने रिलीज नहीं किया। औरतों की बहुत चिंता है ना नरेंद्र मोदी को। बंगाल में जाके स्त्रियों के प्रति बहुत आंसू बहाए हैं उन्होंने। यस, मनरेगा के मजदूरों का पैसा बकाया है केंद्र के ऊपर, और मनरेगा में 50% से अधिक महिलाएं काम करती हैं। आप जितनी जांच चाहे कराइए, जितनी इंक्वायरी बिठाइए, जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कीजिए, लेकिन पैसा रिलीज कीजिए।
ये कौन सा तरीका हुआ कि हम पैसा रोक लेंगे और पैसा रोक लेंगे और फिर मीडिया का बम्बार्डमेंट करेंगे, कहेंगे ममता खा गई। अरे पैसा रिलीज ही नहीं किया, ममता खा कहां से जाएगी? पैसा पहुंचा ही नहीं है। ये रजिस्टर्ड लोगों का पैसा है, जो कि बाकायदा जिनके हर चीज रजिस्टर्ड है मनरेगा मजदूरों की, उनका 6,900 करोड़ रुपया बकाया है। किसके पास बकाया है ये? दिक्कत यहां पर है कि अब मीडिया ने सवाल खड़े करने बंद कर दिए। लोग सवाल नहीं कर रहे। बंगाल का 1,16,000 करोड़ रुपया आज वो रिलीज कर दे, हम देखते हैं फिर नीचे काम होता है कि नहीं होता है। उनकी चिंता किस में है? उनकी चिंता है लोकल छोटे छोटे इश्यूज में, जिससे कि ममता को घेरा जाए। वे डेवलपमेंट के मसले पर बात नहीं करना चाहते किसी से भी। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि यह एक बड़ी समस्या है कि राज्यों की सरकारों को, खासतौर पर उन सरकारों को अपदस्थ करो जो सरकारें विपक्ष के साथ हैं। उन सरकारों को की साख खत्म करो जो विपक्ष के साथ है या इंडिया अलायंस में है, जो पार्टियां। अगर आप इंडिया अलायंस में रहना चाहते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको याद हो इस महीने के शुरू में कर्नाटक की पूरी सरकार दिल्ली आई फरवरी महीने में, और उसने दिल्ली में धरना दिया। और धरना इसलिए दिया क्योंकि उनका जो हिस्सा है वो रिलीज नहीं किया जा रहा। ये जो फ्रॉड, जिसे मैं कहूं कि पॉलिटिकल फ्रॉड प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों के जेहन में उतारा जा रहा है कि ये तो कुछ काम नहीं करते, निकम्मे लोग हैं, ये परिवारवाद फैलाए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो फ्रॉड है ये एकदम एक्सपोज किया जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इसकी आड़ में राज्यों के अधिकारों पर खुलेआम और राज्यों के आर्थिक अधिकारों पर खुलेआम हमले बोल रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है। हम जानना चाहते हैं कि राज्यों के साथ में जो उनका जो द्वेषपूर्ण रवैया है, वो द्वेषपूर्ण रवैया वो दूर क्यों नहीं करना चाहते? वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला के उनकी बात क्यों नहीं मानना चाहते? क्यों नहीं सुन रहे उनकी बातें? एक अन्य चीज जो जरूरी चीज है वो ये कि अब देखिए, ये जो कि इससे मैं जिस चीज पर हम बात करना चाहते हैं मैं उसी पर कंसंट्रेट करूंगा। मैं सारे देश के राज्यों के साथ में, खाली वे राज्य जो कि बीजेपी शासित हैं उनके साथ तो एक तरह से अच्छा व्यवहार होता है, उनको पैसे खूब रिलीज किए जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन करती है विभिन्न मदों से, उस टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा जो कि परिभाषित है, बाकायदा केंद्रीय वित्त आयोग ने परिभाषित किया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन ने परिभाषित किया हुआ है कि कितना हिस्सा हर साल जाएगा, उसमें कोई घोटाला नहीं किया जा सकता। पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन था, उस पार्लियामेंट के सेशन में निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि हम फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार पेमेंट दे रहे हैं। सर तो उसमें भी तो कटौती कर दी, पहले 50% था उसको घटा दिया। वो उसको लागू ही नहीं किया उन्होंने, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। वो जो दावा कर रही है वो झूठा दावा है। असल चीज क्या है कि आप जो चीज सबसे ज्यादा चिंता की है वो ये कि ये जो संवैधानिक प्रोविजन है, मेरा कहना यह है कि अगर आपकी पर्सनल हो, कोई चीज आपके हाथ में हो, आपको देनी हो, तो समझ में आई कि आपने मनमानी की, उसमें आपने 2 पैसे कर्नाटक वालों को कम दिए और योगी को ज्यादा दिए क्योंकि योगी आपकी डबल इंजन सरकार का हिस्सा है। लेकिन यह कैसे संभव है कि जो संवैधानिक प्रोविजन है, सन 2000 में यह संविधान संशोधन करके यह पैटर्न बदला गया कि अब जो फाइनेंस कमीशन कहेगा कर वसूली के मामले में, उसमें एक समानतावादी दृष्टिकोण से जो वसूली होगी वो राज्यों के बीच में वितरित की जाएगी। केंद्र में कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल की सरकार हो,
केंद्र को जब तक यह संवैधानिक प्रोविजन उपलब्ध है और लागू है, इसके उल्लंघन की किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नरेंद्र मोदी ने राज्यों को एक तरह से दरिद्र बना के छोड़ दिया है, उनके पैसे रोक लिए हैं और तरह तरह से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ में उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, उनकी सरकारों को की साख खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है इनके लिए। दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी ने जो की है, जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, वो ये कि पहले ये था कि सिर्फ इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये राज्यों के साथ में इनसे जो वसूली आती थी वह राज्यों के साथ में साझा की जाती थी। लेकिन जो सन 2000 का जो संविधान संशोधन किया गया उसमें ये कहा गया कि नहीं, ये सिर्फ इतने से काम चलेगा नहीं, बल्कि इसको पैटर्न को बदलने की जरूरत है। और जो टोटल कलेक्शन होगा, जो तमाम किस्म के सेज होते हैं ना, स्पेशल ड्यूटी टैक्स, सेज, ये तमाम किस्म के जो टैक्स होते हैं, इन सेज वगैरह के टैक्स को भी मिला के आप जो पैसा आएगा उसको बांटेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये अचानक जीएसटी लिया है, और जीएसटी लिया है तो उसमें बहुत सारे सेज के जो पैसे इन्होंने शामिल कर दिए, और जीएसटी लाने के बाद में फिर एक नए सेज लगा दिए। अब मुश्किल यह है कि जब जीएसटी में जो चीज शामिल कर दी आपने, फिर आपको अलग से सेज लगाने की जरूरत क्या थी? मैं इधर बात बता रहा हूं आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये है कि जो जीएसटी में शामिल है उसे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जीएसटी के बाहर जो सेज है या स्पेशल टैक्स है जो लगाए हैं, उनको वो केंद्र शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ केंद्र का होगा। और इसके चलते इन्होंने बड़े पैमाने पर रकम वसूली की है लोगों से पूरे देश में, और राज्यों को वंचित किया है। मसलन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। प्रोफेसरों से एजुकेशन का सेज लिया जाता है, और उसमें हर महीने हमारे जैसे लोग वो 5-6 हजार रुपए हर महीने देते हैं। हर महीने देते हैं, हमारा कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, हमें कोई एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती उससे, हमें कोई एक पेन भी नहीं देती सरकार, लेकिन हम शिक्षा के लिए अतिरिक्त टैक्स देते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? अब ये जो है, अब ये किसके खाते में जा रहा है? ये सीधे केंद्र के खाते में जा रहा है, ये बटेगा नहीं राज्यों के पास। एक और चीज की है नरेंद्र मोदी ने, बहुत ही खतरनाक चीज की है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि जो सेज में, जो जीएसटी में चला गया वो तो चला गया, वो तो जानते थे कि ये जीएसटी वाला तो बांटना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी में आने के बाद में 2021-22 से कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ये 3 सेज के नए कैटेगरीज बना के पैसा वसूलना शुरू कर दिया। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, आप एयरपोर्ट गए, आपने टिकट काटी, आप जस्ट एयरपोर्ट पर चल के गए हैं खाली, उसी आपने डेवलपमेंट टैक्स वसूल कर लिया 1200 रुपए। चलने में शायद नहीं है, गाड़ी लेके जाने में टैक्स। नहीं 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 नहीं, आप अंदर एंट्री की और आपका पैसा लगा, मतलब एयरपोर्ट के अंदर जी एंट्री की और पैसा लगा। आपकी वो टिकट में लिखा रहता है, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, डेवलपमेंट टैक्स, ये जो अजीब बीमारी है डेवलपमेंट टैक्स। अच्छा, आप टैक्स हमसे ले रहे हैं और एयरपोर्ट अदानी को सौंप रहे हैं। गजब भाई खेल है, यही तो खेल है। देखिए, पैसा हम दे रहे हैं, मुझे वहां पर फ्री में पानी भी पीने को नहीं मिलेगा ठीक से, मुझे एक चाय भी नहीं मिलेगी। मैं 1000-1200 रुपए दे के एयरपोर्ट में एंटर करूंगा, मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं है उपलब्ध। कमाल है। नहीं नहीं, ये जो 3 नए एरिया, नरेंद्र मोदी बहुत ही मतलब कुछ मामले में व्यापारी हैं, तो वो जनता से वसूलना जानते हैं। जनता को समझना चाहिए कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ नरेंद्र मोदी के आने के बाद बढ़ा है, घटा नहीं है। ये जो बार बार कह रहे हैं ना, जनता की सेवा, ये जनता की सेवा नहीं कर रहे, जनता को टैक्स से लाभ दिया गया है। नहीं, हमने इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था कि जनता को टैक्स से लाभ दिया जाए, राज्यों को उनके
कर वसूली के अधिकार से जो धन आए उससे वंचित कर दिया जाए। हमने नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं बनाया, अगर हमने राज्य सरकार चुनी है तो हमने इसलिए चुनी है कि राज्य सरकार काम करे। लेकिन राज्य सरकार काम कहां से करेगी? वो केंद्र सरकार ने जो आर्थिक नीति का जो मॉडल एडॉप्ट किया है उसमें राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं जा रहा, तो राज्य सरकार काम कहां से करेंगी? तो राज्य सरकारों को भिखारी की तरह दरवाजे पर खड़ा रखो, दबाव में रखो। कैसे दबाव में रखोगे? मैं दाता हूं और तुम भिखारी हो, मैं संरक्षक हूं तुम्हारा। वो एक भजन है सर, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज के अखबार में, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत मजेदार विज्ञापन है। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखा रहा हूं। बहुत ही दिलचस्प विज्ञापन है और कायदे से सभी लोगों को उस विज्ञापन को पढ़ के समझना चाहिए कि देश कहां ले जा रहे हैं ये लोग। वो विज्ञापन ये है कि ये जो नए जो मुख्यमंत्री बने ना झारखंड में, विष्णु चंपाई सोरेन, नहीं विष्णु नाम का कोई प्राणी, चंपाई सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। रुको एक सेकंड, अभी दिखाता हूं। बहुत ही शानदार विज्ञापन है और डिस्टर्बिंग विज्ञापन है। उसमें क्या है कि वो विज्ञापन, ये पैट का पैटर्न ही यही है उसके का कि ये जो मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। अच्छा, मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, ये शीर्षक ये रही। ये इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे विज्ञापन है। थोड़ा सीधा करिए सर। हाँ, मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। वो विष्णु मतलब भगवान विष्णु का जिक्र ना, भगवान विष्णु का नहीं, ये विष्णु देव साय, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के? हाँ, छत्तीसगढ़ के, सॉरी, नहीं छत्तीसगढ़ के। तो ये छत्तीसगढ़ के। अब देख ये किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। आप खाली इसकी पहली लाइन जस्ट पढ़िए ध्यान से। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। जी, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में भेद। तुम प्रधानमंत्री के मातहत हो। ये जो भाव है ये हमारे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के समानतावादी दृष्टिकोण का निषेध है। अगर गारंटी है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की गारंटी है, दोनों बराबर है। ये कैसे संभव है कि तू तो भाई काम कर, गारंटी तो मैं दूंगा, आदेश तो मैं दूंगा। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड ही असल में वह एटीट्यूड है कि राज्य मेरे मातहत है, मैं बड़ा हूं। नरेंद्र मोदी ने राज्यों के बीच केंद्र की हायरार्की या श्रेष्ठता या बड़प्पन इसको स्थापित किया और जो संविधान में जो राज्य और केंद्र के बीच में जो समानतावादी दृष्टिकोण है उसका निषेध किया है। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज विज्ञापन है। तो चिंता की चीज कौन सी है? चिंता की चीज यह है कि राज्य और केंद्र के संबंध बराबरी के संबंध है, वे भेदभाव के और हायरार्की के संबंध नहीं है। संविधान में हायरार्की नहीं है। चाहे छोटा सा राज्य हो, वो नागालैंड जैसा, मिजोरम जैसा, मणिपुर जैसा, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब बराबर हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। आप आज इससे पहले, नरेंद्र मोदी के आने के पहले, आप किसी भी प्रधानमंत्री के विज्ञापन उठाइए। मैंने 30 साल मीडिया पढ़ाया है और मैंने विज्ञापन पर मैंने थोक के हिसाब से काम किया है। हिंदी में मेरी ही विज्ञापन पर केंद्रित किताबें हैं। मैं उसकी भाषा समझता हूं। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके पाठकों दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल एडॉप्ट किया है वह लोकतंत्र और संविधान के जो मैं प्रस्तावित जो संरचना है उसका एकदम निषेध करता है। एक अन्य चीज है जो बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि इसमें उठ के आई है, वो ये कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि 2020-21 में सेज और सरचार्ज के नाम पर 21-22 में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, इन 3 क्षेत्रों पर नए जो है सेज लगाए।
2017-18 से उन्होंने शिक्षा और हेल्थ पर से जोर दिया था। अब सोचिए, अब हेल्थ, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, अब 5 चीज हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन 5 चीजों पर किसी न किसी रूप में हमारे जैसे लोग पैसा देते हैं। बदले में क्या मिलता है? कोरोना जैसे पीरियड में भी आप जान लीजिए, मेरे घर से भारत सरकार को 1.25 लाख रुपए से महीने से अधिक का इनकम टैक्स जाता है, बाकायदा व्हाइट मनी, परिश्रम का पैसा। और मुझे आज तक एक क्रोशिन की दवा नहीं मिली। मैं हेल्थ टैक्स भी देता हूं, सेज। मुझे कोरोना का फ्री का इंजेक्शन नहीं मिला, पैसे देके लगवाना पड़ा मुझे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो वसूली है एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर, ये वसूली बड़े पैमाने पर लोगों को पामाल किए हुए। हर आदमी का, एवरेज आदमी का, हर आदमी का, किसी का 5,000, किसी का 3,000, किसी का 7,000 पैसा हर महीने जा रहा है। बदले में सरकार से उसे कुछ नहीं मिल रहा है। और यह पैसा राज्य सरकारों के पास भी नहीं जा रहा है, यह सीधे केंद्र सरकार के पास जा रहा है। और केंद्र सरकार मनमाने ढंग से इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। क्या कर रही है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह मैंने एक बात क्यों रखी, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जानते कि वह जो पैसा देते हैं वे क्यों देते हैं, क्यों पैसा लिया जाता है। यह सवाल किया जाना चाहिए कि ये जो पैसा लिया जा रहा है, इस पैसे का क्या उपयोग करती है सरकार, बताए वो, लेकिन वो बता के नहीं देती। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज वो ये कि ये जो सेज है और तमाम किस्म के जो सरचार्ज है जो कि लागू किए गए, इनके बारे में जैसे अभी आपने शुरू में ही एक बात कही थी बड़ी मजेदार कि घरों के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, कि वो कह रहे थे कि 3 करोड़, 2 करोड़ तो बढ़ के 3 करोड़ बढ़ रहे। सेज और सरचार्ज के बारे में भी केंद्र सरकार के लोगों के अंतर्विरोधी बयान पार्लियामेंट में दिए गए। एक छोटी सी सूचना मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो कि पिछले दिनों आई, वो ये कि राज्यसभा में दिसंबर 2022 में एक सवाल पूछा गया कि ये सेज और सरचार्ज के बारे में। तो केंद्र सरकार ने उसके बारे में राज्यसभा में जवाब दिया कि 2019-20 में सेज एवं सरचार्ज से ग्रॉस रेवेन्यू 18.2% कलेक्ट किया गया। आप समझ रहे हो तुम, 18.2% ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। ये राज्यों को नहीं जाएगा, ये सिर्फ केंद्र के पॉकेट में जाएगा। जबकि पहले यह था कि सेज, जो कि 2000 का संवैधानिक प्रोविजन था, उसमें यह था कि जितने भी सेज है और ये जो सरचार्ज है ये सब बटेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में आने के बाद में जो नए सेज बनाए और नए चीजें बनाई जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वे मिला के अब होता है ये 18.2% ग्रॉस रेवेन्यू। 2020-21 में यह बढ़ के हुआ 25% से अधिक ग्रॉस रेवेन्यू। और यह राज्यसभा में उन्होंने बताया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने इसी प्रश्न के संदर्भ में, सेज और सरचार्ज के संदर्भ में, मार्च 2023 में कहा कि सन 2019-20 में हमने ग्रॉस रेवेन्यू सेज और सरचार्ज के जरिए कमाया 15.6% और 2020-21 में कमाया 20.5% और सन 2021-22 में कमाया 18.4%। ये टैक्स वसूली हमने की है। अब ये 2 तरह के आंकड़े हैं, एक राज्यसभा में दिया गया, एक लोकसभा में दिया गया, और दोनों में कोई मेल नहीं है। अब यार, कम से कम पार्लियामेंट में तो बोलते समय अपने मंत्री के बयान पढ़ लिया करो। नरेंद्र मोदी के मंत्री, नरेंद्र मोदी के मंत्री और खासतौर पर वित्त मंत्री राज्यसभा में जो बोलती हैं और लोकसभा में जो बोलती है, दोनों में फर्क होता है। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है।
इससे पता चलता है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने कैजुअल हैं, वो गंभीर नहीं है, वो संसद को लेकर भी गंभीर नहीं है। समस्या इससे भी ज्यादा सीरियस है जिस पर कि हमें कायदे से ध्यान देना चाहिए, वो ये कि ये जो दो तरह के आंकड़े आए सेज और सरचार्ज के, इनकी क्या हम जांच कर सकते हैं? अगर जांच करेंगे आप, ये पूरा जो डाटा दिया गया है इन्होंने, तो 2023-24 में जो ऑफिशियल है, ये जो मैं आंकड़े आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरे पर्सनल नहीं है, ये सरकारी जो बजट है और दूसरी जो सामग्री है जो कि इंटरनेट पर है, कोई भी दर्शक पाठक जाके उसे देख सकता है। 2023-24 में जो ग्रॉस वसूली की गई, ये जो सरचार्ज और सेज के जरिए, आप जानते हैं कितनी? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 6.6 लाख करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी झुंझुना दिखा रहे हैं हमको। 25 करोड़ की योजनाएं, 30,000 करोड़ की योजनाएं, 15,000 करोड़ की योजनाएं, 6,000 करोड़ की योजनाएं एक साल में वसूली की गई है सेज और सरचार्ज के जरिए। 6.6 लाख करोड़ रुपए। सवाल तो बनता है कि हम पूछें कि ये 6.6 लाख करोड़ रुपए आपने राज्यों में क्यों नहीं बांटे। सवाल तो बनता है कि जनता में इसकी जवाबदेही, संवैधानिक तौर पर जो इसकी व्यवस्था है वो आपने क्यों नहीं की। मैं सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूं, बाद में मौका मिलेगा तो बताऊंगा इसके डिटेल्स में। ये जो सरचार्ज और सेज जो कलेक्शन किया जाता है, उसका संवैधानिक प्रोविजन है कि वह स्पेशल फंड है भारत सरकार का। उस स्पेशल फंड में, इमरजेंसी फंड है, उसमें जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार उसे हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन मुसीबत यह है कि केंद्र सरकार वहां जमा नहीं करती। ये जो अभी गुलछर्रे उड़ रहे हैं ना सत्ता में बैठ के, ये गुलछर्रे के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये गुलछर्रे के लिए पैसा यहां से आ रहा है कि जो आपको सुरक्षित धन में जमा करना चाहिए, पैसा जो सेज और सरचार्ज से वसूली आ रही है, वो आप पूरा पैसा जमा नहीं करते। और इसका डाटा अवेलेबल है। जो चीज है बहुत गंभीर है वो ये कि जनता का पैसा अनअकाउंटेड मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य चीज है जो कि ये जो मैंने आपको 6.6 करोड़ रुपीस की जो वसूली बताई, इसमें सेज वाली वसूली शामिल नहीं है। ये कंफ्यूजन न करें हम लोग कि इसमें सेज की वसूली शामिल है। इसमें सेज की वसूली शामिल नहीं है। ये जो पैसा है, कायदे से इसे राज्यों को बांटना बेहद जरूरी है। अगर केंद्र उसे संरक्षित धन में नहीं रखता, राज्यों को बांटना इसे बेहद जरूरी, लेकिन केंद्र ने तो राज्यों को बांटा ही नहीं। एक और चीज वो यह कि सन 2024-25 में सेज और सरचार्ज वसूली के जरिए, ये 24-25 जो अभी चल रहा है, ये बजट में कहा गया है, ये जो बजट में डिटेल्स में पढ़ रहा था तो मतलब दिलचस्प था ये कि करीब 7 लाख करोड़ रुपया वसूली आ जाएगी 25 तक, एक साल में। अब आप सोचिए 7 लाख करोड़ की वसूली आएगी, और नरेंद्र मोदी जाने के पहले क्या कह रहे हैं आपसे? हमने 100 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, वहां आ रहे हैं जीत के। क्यों? क्योंकि वो जिसे हम लोग कहते हैं ना ठेठ लैंग्वेज में, हड्डी मुंह लग गई है। तो जब आपकी हड्डी मुंह लग गई है ना, तो वो हड्डी में जो है ना, वो आप अपना ही खून चूसते हैं। हड्डी में तो कुछ मांस होता नहीं है, तो आप अपना ही खून को चूसते हैं। तो अब ये जो टैक्स है, सरचार्ज है, ये जो वसूली आ रही है ना, मोटी वसूली है, ये इस साल वो बढ़ के 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर होगी। एक और चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि ये जानकारी के लिए सारे दर्शकों के लिए कि 2009-10 से लेके 2023-24 तक केंद्र सरकार ने सेज और सरचार्ज के जरिए कुल 36.6 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए या जनता से टैक्स के रूप में वसूले। इसमें से 24-25 के वर्ष में वसूले जाने वाला जो पैसा है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की आपसे, उसमें जो लोगों का अनुमान है
हमारा अनुमान है कि 7 लाख करोड़ के करीब, कुछ लोगों का अनुमान है कि 5 लाख करोड़ के करीब, लेकिन 7 लाख करोड़ रुपया आप उसमें और जोड़ दीजिए, यानी 2023 तक 23-24 तक 36.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स आया है सेज और इसका, और इसमें 7 लाख करोड़ और जोड़ दीजिए तो आपके पास में तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपया ये केंद्र के पास है पैसा, जो कि राज्यों को बंटना चाहिए, जो राज्यों के पास नहीं पहुंचा। ये जो राज्यों के ऊपर दादागिरी हो रही है ना, कि गारंटी है मेरी, ये गारंटी नहीं है। ये कहां रहते हैं लोग हिंदुस्तान के राज्यों में रहते हैं। हिंदुस्तान के राज्यों में रहने वाले लोग केंद्र सरकार को विभिन्न मदों में जो कर देते हैं, वो कृषि का हो, डेवलपमेंट का हो, एग्रीकल्चर और ये शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ये तमाम किस्म के सेज और सरचार्ज जो दे रहे हैं, उससे ये वसूली आ रही है। सर एक सवाल मैं करता हूं सर आपसे जी, इतना लाख करोड़ का बकाया है और जिस तरह से अराजकता है, एक तरह से कहिए आर्थिक अराजकता है या आर्थिक तानाशाही, आपने सही शब्द दिया है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? वो उसको मुद्दा बना करके नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कर्नाटक तो आया, कर्नाटक के लोगों ने धरना दिया। नहीं, केरल ने भी किया। केरल ने तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए वो जी, लेकिन अब तक कुछ तमिलनाडु ने किया प्रतिवाद। उस समय आपने ध्यान दिया हो, सारे अखबारों में था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों थे। ममता बार बार मिली है प्रधानमंत्री से अपने राज्यों के उसको लेकर। मुश्किल क्या है कि ये किसी को मिलने के लिए समय नहीं देते भाई, बाकी तो छोड़ दीजिए। ऐसा कभी हुआ है कि केंद्र के मंत्री आए? कर्नाटक के लोगों की शिकायत क्या थी? 2 साल में कर्नाटक के लोग लगातार 3 बार आए हैं मिलने के लिए, और तीनों बार उनसे न कोई भी केंद्र का मंत्री नहीं मिला। अब सोचिए, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, केंद्र की सरकार का कोई मंत्री अपने राज्य के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय नहीं देता। वो दिल्ली आते हैं, बिना मिले चले जाते हैं। वो राज्य के मंत्री जाके दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के यहां दस्तक देते हैं कि हमें टाइम दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री यहां दस्तक देते हैं। अभिषेक वगैरह तो धरना देने गए थे, उसमें याद है महिला मोहित्रा को उठा के ले गए थे किस तरह से पुलिस वाले। ये देखिए, ये एक पैटर्न है जिसको कि कायदे से समझने की जरूरत है। वो पैटर्न ये है कि हम राज्यों से कोई डायलॉग नहीं करेंगे, हम राज्यों को कोई समय नहीं देंगे, राज्यों को कोई पैसा नहीं देंगे। आज राज्यों को पैसा नहीं देंगे तो राज्य फिर तुम तो राज्यों को एकदम बर्बाद कर दोगे। राज्य बचेंगे कहां से? राज्यों का से ही आमदनी आती है केंद्र के पास। केंद्र की कोई अपनी आमदनी नहीं है, राज्यों से ही संसाधन है राज्यों के पास जिनको केंद्र इस्तेमाल करता है। केंद्र के अपने कोई निजी संसाधन नहीं है। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास में अपने संसाधन है। जो चीज समझने की है वो ये कि केंद्र जो है वो राज्य के साथ में सामान्य सभ्यतापूर्ण आचरण तक नहीं कर रहा। संवैधानिक आचरण तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री आया या कोई मंत्री आया या कोई सांसद आया, हालत आपके यहां यह है कि बीजेपी के सांसदों को प्रधानमंत्री मिलने के लिए समय नहीं देते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो डिक्टेटरशिप है वो कैसी है? मिलने तक में डिक्टेटरशिप है। मिलेगा वही जो प्रधानमंत्री की जिससे मिलने की इच्छा है। अरे प्रधानमंत्री से किसी की भी मिलने की इच्छा हो सकती है, प्रधानमंत्री के पास में समय होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री मिले ही नहीं? इलेक्टेड प्रतिनिधियों से नहीं मिलते, मनमाने ढंग से व्यवहार करते, सालों साल जगह जगह जाते हैं, झंडी हिला, रेलवे की झंडी हिला रहे हैं, तो वहां लहसुन किसान से बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी कहीं और पताका लहरा रहे हैं, तो कहां से टाइम मिलेगा? या फिर वो विदेश में रहते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो विदेश में रहे, वो देश में रहे, वो अपने लोगों से ना मिले, लेकिन मेरा कहना यह है कि राज्य की जो सरकारें हैं और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग है संविधान की और संवैधानिक संस्थाओं की, उसके हिसाब से इंटर स्टेट रिलेशंस को बरकरार रखना, उसके साथ में संवाद करना, उसकी बैठकें करना। अंतरराज्य परिषद की तो बैठक ही नहीं करते वो, जिससे कि तमाम राज्यों की समस्याओं को डिस्कस किया जाए।
जब बैठक ही नहीं होगी तो डिस्कस कहां से करेंगे आप? पर्सनली मिलने का टाइम नहीं है। हां, पर्सनली वो जाके लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बंगाल जाइए, आप कर्नाटक जाइए, आप यही कह सकते हैं ना कि हम बंगाल जाएंगे तो हम आपसे मिलेंगे और हम आपकी योजनाओं पर निर्णय लेंगे। हम समझ में आई बात? लेकिन आप जनता से भी नहीं मिलेंगे, आप वहां के मुख्यमंत्री से भी नहीं मिलेंगे, वहां के मंत्री से भी नहीं मिलेंगे, आप सीधे इलेक्शन के मंच पर जाएंगे और लोकार्पण के लिए फीते तक जाएंगे। मतलब फीता बहुत जरूरी है लोकार्पणों का, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से मिलना जरूरी नहीं है। मतलब दिक्कत यहां है, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सारी जगह एक ही पैटर्न है। मुझे सिर्फ शिलान्यास का फीता चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुझे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुननी है, मुझे सीधे अपनी बात सुनानी है और दिल्ली चले जाना है। वन वे ट्रैफिक, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं जो दे रहा हूं वो लो, मैं तुम जो मांग रहे हो मैं नहीं दूंगा, जो तुम्हारा हक है वो मैं नहीं दूंगा, मैं जो इच्छा होगी वो दूंगा। ये जो एटीट्यूड है ये एक तरह से डिक्टेटर एटीट्यूड है, ये लोकतांत्रिक एटीट्यूड नहीं है। ये समझना चाहिए कि आप वो एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री हैं जिसका कि काम करने का तरीका पहले से परिभाषित है कि जैसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, कभी किसी के साथ में यह नहीं हुआ कि अगर कोई मिलना चाहता है तो लोग नहीं मिलते थे। कोई भी मिल सकता था, वो जाते थे, दूसरे राज्य में भी जाते थे जहां उनकी सरकार नहीं है, वो जाते थे, वहां लोग मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, बहुत सारी चीजें वर्कआउट होती थी, शॉर्ट आउट होती थी। लेकिन अब कोई चीज शॉर्ट आउट नहीं होती। दिक्कत यहां हो गई है कि न तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में शॉर्ट आउट होती है, न वो राज्य सरकार के दफ्तर में बैठ के शॉर्ट आउट होती है। हां, सिर्फ एक जगह शॉर्ट आउट होती है, जब तुम सरेंडर कर दो, प्रधानमंत्री की हां में हां मिलाओ तो शॉर्ट आउट होगी, अन्यथा सारी फाइलों पर एकदम धूल जमी रहेगी। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है, एकदम नहीं है। सर, तो इसको क्या ये कहा जा सकता है कि ये राज्य सरकारों के लिए आर्थिक नाकेबंदी है एक तरह से? बिल्कुल है, ये आर्थिक नाकेबंदी ही नहीं है बल्कि राज्यों के आर्थिक अधिकार का हनन है, ये राज्य की जनता का उत्पीड़न है। ये उत्पीड़न इसलिए है क्योंकि आपका जनता से कोई प्रेम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसका जनता से प्रेम होगा केंद्र के प्रधानमंत्री का, वह जनता से लिया हुआ धन जनता को वापस देगा। नरेंद्र मोदी का जनता से कोई प्रेम नहीं है, इसका यह प्रमाण है। ये जो तमाम किस्म की, जो मैंने आपको बताया कि करीब 43 लाख करोड़ रुपए की जो सेज और सरचार्ज की वसूली जो कि राज्यों के बीच में बांटी जानी चाहिए थी, उसमें से एक पैसा नहीं बांटा गया। ये पता चलता है कि किस तरह से राज्यों की जनता इन दोनों के प्रति, केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं, वे भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। एक अन्य चीज और बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक आपने स्कीम सुनी होगी आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना। अब ये जो आयुष्मान भारत है, ये आयुष्मान भारत जो योजना है, ये किसकी योजना है? केंद्र तो कह रहा है कि, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी है, वो कह रही है हमारी है, और उसमें फोटो पीएम का एक राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना हुआ करती थी सर, उसी को रिपैकेजिंग किया गया। नहीं, मैं वो पैटर्न वही है, पैकेजिंग रिपैकेजिंग वाला। मेरा कहना यह है कि ये जो आप जो केंद्र की जो योजनाएं घोषित कर रहे हैं, इन केंद्र की योजनाओं में राज्य सरकार का पैसा लगा है कि नहीं लगा है? हर केंद्र की योजना में राज्य सरकार का पैसा है 40% के करीब, इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत। फोटो किसका लगेगा? 40 का रेशो होता है। फोटो किसका लगेगा? प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री का है ना। वो तो सर जो पैसे देके हमने लिया है ना टीका, हमने भी पैसे देके लिया है, उस पे उन्हीं का फोटो। हाँ, और अभी बता रहा हूं आपको, अभी चूंकि याद आ रही है बात, राशन बंटना शुरू हुआ है ना पिछले महीने से, 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है बैग का, 10-10 किलो के बैग, जिसमें कि प्रधानमंत्री का फोटो रहेगा और प्रधानमंत्री की योजनाओं का उल्लेख रहेगा, प्रधानमंत्री ने देश में क्या विकास किया है।
तो अब- ये और चुनाव आयोग एडवाइजरी जारी नहीं करेगा उस पर? अब अभी राहुल तक गांधी पे कोई करती है कोई advisory ना ना ना, वो तो वहाँ सवाल ही नहीं है। वो तो अब हमने वो तो ऑन गोइंग। ये तो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन 10-10 किलो के पैकेट। अब आपको कहीं डिबेट में ये इशू नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। मुसीबत क्या हो गई है कि हमारे यहाँ सब लोग जो है वो जो सत्य और तथ्य घूम रहे हैं सामने, उसे भी हम नहीं देख रहे। वो सारे सब मोदी की लॉ में एकदम जल रहे हैं सारे लोग। मोदी जिधर चल रहे हम चल रहे। अरे आप नीचे देखो, जो बैग 300 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, और 300 करोड़ का ठेका सरकार ने ऑर्डर दिए जो कि 22 करोड़ से अधिक लोगों के बीच में ये बैग पहुंचाए जाएंगे राशन के जरिए। ये क्या है? ये बंगाल की सरकार को अभी तक राशन का 7,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया, लेकिन अब बैग जो आ रहे हैं वो सारे के सारे बैग वे आ रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री का फोटो है। आज की डेट तक, अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, बंगाल के लिए एक फूटी कौड़ी रिलीज नहीं की गई है। आपको नहीं लगता ये है, इसे कहते हैं जबरिया जो है शासन करना। चुनी हुई सरकार ममता की, राशन की जिम्मेदारी ममता की, लेकिन फोटो प्रधानमंत्री का जाएगा, बैग प्रधानमंत्री का जाएगा, प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री का जाएगा। प्रधानमंत्री पैसे नहीं देंगे। सही है। और पैसे की बात आएगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं, शाहजहां शेख है ना, ये राशन घोटाला कांड का हीरो है, इसीलिए पकड़ा गया और इसीलिए पैसा। देखिए ये बहानेबाजी है, ये तमाम योजनाओं को पंक्चर करने की बहानेबाजी है। किसी को पकड़ो किसी भी योजना के बहाने कि उसमें स्कैंडल है। अब राशन का 7,000 करोड़ रुपए अटका हुआ, आप शाहजहां शेख को आप पहले ही पकड़ लेते, आप पैसा रिलीज करके भी पकड़ सकते थे उसे, क्या दिक्कत थी? ये तो खाद्य मंत्री तो पहले अरेस्ट हो चुका था। अरे भाई ये सारे अरेस्ट किए गए जानबूझ के। किसी भी केस में इनके में दम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दम होते तो केस दौड़ते, कोर्ट में दौड़ते। केस में दम नहीं है। वो खाली इलेक्शन के टाइम पर उन्हें प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट और मटेरियल तैयार करना होता है, इसलिए वो इलेक्शन के टाइम पर पकड़ते हैं, जिसे वो चलाते रहे। अब शाहजहां शेख को चलाएंगे। जो चीज समझने की है वो ये है कि आप मंत्री को पकड़िए, आप नीचे नेता को पकड़िए, आप जितने भी करप्ट लोग हैं उन्हें पकड़िए, लेकिन पैसा तो रिलीज कीजिए, जिससे राशन तो बंटना है। राशन बंट रहा है, कहां से बंट रहा है? जो चीज समझने की है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, राशन नहीं बंटने दे रहे, राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहे, और सारे के सारे लोग इस आर्थिक जो डिक्टेटरशिप है, इस आर्थिक डिक्टेटरशिप को एक सिरे से देख रहे। ये खाली ममता का मसला नहीं है, ये तमाम राज्यों के साथ में जो भेदभाव है, इस भेदभाव का क्लाइमैक्स है ये। और ये जो तनाव है ना, जानते हैं, ये तनाव जो है वो धीरे धीरे इस देश में और ज्यादा टेंशन, राज्यों के बीच में, जनता के बीच में और ज्यादा असुरक्षा, सामाजिक राजनीतिक अराजकता। और इसमें कौन सी चीज विकसित होगी सबसे ज्यादा? मेरी कोई नहीं सुनेगा, वो कोई ताकतवर आदमी आएगा, कोई माफिया टाइप आदमी आएगा, कोई दादा टाइप आदमी आएगा, वो अचानक इलाके का हीरो बन जाएगा। जानता मैं हूं सबसे ज्यादा कोई सुनता ही नहीं मेरी। एक आदमी है जो बिल्कुल एकदम गुंडा है, जिसको कोई बुद्धि नहीं है, खाली उसके पास में मसल्स पावर है, वो अचानक दादा बन गया। सो ये जो स्टेट की मशीनरी को एक सिरे से तोड़ देना और उसकी जगह एक नई पैरेलल जो है क्रिमिनल मशीनरी खड़ी करना, दलाल मशीनरी खड़ी करना, नहीं, राज्य के ढांचे को तोड़ रहे हैं, दलाल और अपराधियों के ढांचे का विकास कर रहे हैं। यह है नया भारत, सिंडिकेट बना रहे हैं। जी, यह है नया भारत। तो ये जो, तो सर ये टाइम भी हो गया। एक आखिरी चीज ये बोल के हम यहीं खत्म करेंगे। वो ये कि ये जो केंद्रीय संसाधनों के वितरण की जो समस्या है, जिसका कि मैंने एक खाका आपके सामने पेश किया, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राज्यों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समानता के आधार पर संबंध होने चाहिए, और टैक्स का वितरण, टैक्स कलेक्शन का वितरण, सभी किस्म के टैक्स,
इनका वितरण फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये काम नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है, इसकी चर्चा हम फिर बाद में कभी करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दर्शकों, हमारे दोस्तों, साथियों, नागरिकों, इस प्रोग्राम का विशेष मकसद यही है कि आप समझिए कि किस तरह से देश को चलाया जा रहा है और किस तरह से जो उन्होंने बताया, सर ने डिटेल बताया कि राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सबके बदले एक ही आदमी काम कर रहा है और आप कह रहे हैं कि 28 घंटा काम कर रहे हैं कि 48 घंटा काम कर रहे हैं। घंटे तो 24 होते हैं, तो 18 घंटा काम करेगा, 6 घंटा आदमी खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, नित्य क्रियाएं, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो सब निपटना। लेकिन हर जगह वही दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों दिखाई पड़ते हैं, आपको समझ में आया। तो ये है हमारा नया लोकतंत्र, नया भारत। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों, परिचितों के साथ शेयर करें। और